हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्रॉनिकल्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है बिजनेस आइडिया, कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेस। हमने एंटरप्रेन्योरशिप की एक सीरीज स्टार्ट करी है, उसी के अंदर हम एक बिजनेस आइडिया को पढ़ेंगे और क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या एग्जैक्टली बिजनेस आइडिया, हम किस चीज़ को समझते हैं, प्लस कहाँ कहाँ से बिजनेस आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गुड बिजनेस आइडिया, सबसे पहले आइडिया की फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। आइडिया की फुल फॉर्म में ही समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली बिजनेस आइडिया होता क्या है। बिजनेस आइडिया जब सबसे पहले है, उस आइडिया में फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ आई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपके अगल बगल क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी का समझना ही होता है कभी मार्केट में कोई ऐसी प्रॉब्लम है। जैसे अगर हम रिसेंट एनवायरनमेंट को देखें तो हमारे लिए पेट्रोल का एक इशू क्रिएट हो रहा था, राइट। पेट्रोल एक ऐसा सोर्स है जो आज नहीं तो कल ख़त्म हो सकता है, राइट। और इसके लिए हमने सीएनजी और ईवी की तरफ जा रहे हैं। एक प्रॉब्लम थी हमारे पास, हमने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ ने, राइट। अब जैसे सोलर पैनल्स के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, घर में सोलर पैनल लगाने के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं एक इश्यू था ना इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो आपको देखना है कि अगल-बगल क्या प्रॉब्लम है, क्या ज़रूरत है, उसको वो एक एंटरप्रेन्योर के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है, राइट। कस्टमर के लिए वो प्रॉब्लम है, तभी तो एंटरप्रेन्योर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा ना। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को समझना है। सेकंड है डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग इनटू प्रोटोटाइप टू शो टू सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। यहाँ प्रोटोटाइप का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ प्रोटोटाइप से कहने का मतलब होता है कि एक मॉडल, एक स्टार्टिंग वर्जन, प्रिलिमिनरी वर्जन जिसे हम कहते हैं ना किसी प्रोडक्ट का, किसी भी कॉन्सेप्ट का, ताकि वो छोटे सेगमेंट सोसाइटी का एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस है उसको हमने प्रेजेंट किया, वो फीडबैक देते हैं, ठीक है, और फिर हम उस अकॉर्डिंगली मॉड्यूल के फाइनल वर्जन मार्केट में लेकर आते हैं। डिज़ाइनिंग का मतलब यहाँ पे ये समझना है। अब अभी तो नहीं, बट बहुत पहले ऐसा हुआ करता था, छोटे-छोटे से प्रोडक्ट्स होते थे ना, मतलब हाउस होल्ड में यूज़ होते थे, तो उनको पहले जो लोग होते थे वो गली-गली जाके उसको सेल करते थे और कहते थे यूज़ करके बताइए, और फिर उनसे रिव्यूज़ लेते थे, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है गृहिणियों से उसका फीडबैक ले लिया जाए और फिर उसको लॉन्च किया जाए। ये हुआ करता था पहले। अब जनरली आप कह सकते हैं कि हम डिजिटाइज़्ड हो गए हैं, तो ये फीडबैक ऑनलाइन भी आ जाता है। आपने देखा कभी-कभी यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का फीडबैक जा रहा होता है। आप इन 5 प्रोडक्ट्स में से आपको बेस्ट कौन-सा लगता है? ये सर्विस चलते रहते हैं मार्केट में। सेकंड है थर्ड है सॉरी ई एक्सक्लूसिव और यूनिक दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर। आप जो सोच रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट के बारे में आपके दिमाग में एक आइडिया है, वो कितना डिफरेंट है, कितना यूनिक है आपके कॉम्पिटिटर से। देखिए, जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करें, उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में अगर नहीं भी है, दोनों सिचुएशन है। अगर बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है तो कॉम्पिटिटर 1 मंथ बाद, 1 ईयर बाद हो जाएगा, तब भी आपको अपने प्रोडक्ट को यूनिक रखना है। सेम ऐसे अगर ऑलरेडी कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आपका प्रोडक्ट क्या अलग दे रहा है कस्टमर को कि वो आपको चूज़ करे। एक्सेप्टेबिलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर। एक्सेप्टेबिलिटी होते हैं जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को मतलब अगर इंडिया की बात करें तो हमारी जो कंज्यूमर है, ब्रॉडली हम उनको 3 कैटेगरीज़ में अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से करते हैं, जैसे लो इनकम ग्रुप्स, मिडल इनकम ग्रुप्स एंड हायर इनकम ग्रुप्स, राइट। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आप अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से कैसे देख रहे हैं। प्लस कस्टमर अगर आपका मान लो, अब जो हम प्रेजेंट सिचुएशन या सोसाइटी के हिसाब से बात करें, डिजिटाइज्ड हैं, तो वो यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है। तो एक्सेप्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है हमारा एज सेटिस्फाइंग टू द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी फॉर विच मेड। आपने जो भी सेगमेंट चूज किया है, ठीक है, अगर हम इन डेप्थ आगे पढ़ेंगे बिजनेस आइडिया को, पता चलेगा कि हम पूरे कंज्यूमर मार्केट को बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। आप उसमें से पर्टिकुलर जिस भी सेगमेंट के लिए आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, आपको क्या लगता है कि वो जो प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किया है वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, वो सैटिस्फाई होंगे। पहले उनका एक्सेप्टेंस एंड देन सैटिस्फैक्शन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडिया का बेसिक यहाँ समझना मतलब यहाँ पर ये कि जो भी सोसाइटी में एक नीड है,
ज़रूरत है, प्रॉब्लम है, एंटरप्रेन्योर उसको एक अपॉर्च्युनिटी समझता है कि उसको वो सैटिस्फाई कर सकता है, उस नीड को वो अपने प्रोडक्ट के थ्रू सैटिस्फाई कर सकता है। वो जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अपने प्रोडक्ट के थ्रू कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकता है। तो एनी प्रॉब्लम स्टेटेड बाय द कंज्यूमर बिकम अ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी टू बी फुलफिल्ड बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी गुड्स और सर्विसेज एज़ सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। मैंने कहा ना, वो एक पर्सन के लिए, कंज्यूमर सेगमेंट के लिए जहाँ वो एक प्रॉब्लम है, एक ज़रूरत है, वहीं वो अपॉर्च्युनिटी बन जाता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। नेक्स्ट है हमारा, इसके सोर्सेज़ के बारे में बात करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सोर्सेज़ में हमारे सबसे पहला जो सोर्स है, वो है सोर्सेज़ ऑफ बिज़नेस आइडियाज़ इंटरनल। इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे 2 सोर्सेज़ हैं। अब दोनों सोर्सेज़ में सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है, आप ये भी कह सकते हो कि जितना एक्सटर्नल हमारे लिए सोर्सेज़ इम्पोर्टेंट है, सोर्स का मतलब कहाँ से आपको आइडिया आ सकता है, वैसे ही हमारा इंटरनल सोर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं एक्सटर्नल इम्पोर्टेंट है, इंटरनल नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ही अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो है इंटरनल में वो है आर-एन-डी। से पहला है हमारा आर-एन-डी डिपार्टमेंट। आर-एन-डी डिपार्टमेंट हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, आर-एन-डी डिपार्टमेंट आपका जहाँ एक नया प्रोडक्ट के बारे में आइडिया दे सकता है, वहीं आपका जो करंट प्रोडक्ट है उसमें टाइमली कौन-कौन से मॉडिफिकेशंस करते हैं वो आपके आर-एन-डी डिपार्टमेंट बताता है। व्हाट एंड हाउ अ न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। ये बहुत इसीलिए आप आर-एन-डी डिपार्टमेंट में आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि उन पे इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपको फ्यूचर रिटर्न आएगा। आर-एन-डी डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों को हायर करना जो मतलब उस चीज़ में क्वालिफाइड हों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो प्रोडक्ट है उसको समझे, उसमें क्या अपग्रेडेशंस कर सकते हैं, उसी प्रोडक्ट का नेक्स्ट, जैसे आगे हम अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आ रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, अगर आप देखें तो। पहले हमारे पास सिंपल सा था, पेट्रोल था हमारे पास, देन सीएनजी आया, फिर हम हाइब्रिड में गए। हम पेट्रोल प्लस सीएनजी का एक हाइब्रिड वर्जन यूज़ करते थे, राइट? अब ईवी आ रहा है, सेम हमारे इंजन्स मॉडिफाई हो रहे हैं, ट्रांसमिशंस मॉडिफाई हो रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो आप देख रहे हैं ये सब क्यों हो रहा है? आपका एट द एंड है तो वो कार ही ना, उसके अंदर का जो कितना सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट आपका इतना वर्क कर रहा है कि सब में कंपटीशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, किसका ट्रांसमिशन अच्छा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की ईवी की कंजप्शन कैसी है, हाइब्रिड में ईवी पेट्रोल कैसा वर्क कर रहा है, राइट? तो आपका ये सब सोचना आर-एन-डी डिपार्टमेंट का काम है, राइट? तो ये आर-एन-डी आपके लिए बहुत इंटरनल सोर्स होता है, क्योंकि आर-एन-डी डिपार्टमेंट का टाइमली वो रिसर्च करते रहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को वो बता सके कि टाइमली कौन-कौन सी मॉडिफिकेशन करंट प्रोडक्ट में ज़रूरी है, या करंट प्रोडक्ट को टोटली एक न्यू वर्जन में लेके आना है, या हमें एक इन सबको अलग रख के एक नया ही प्रोडक्ट लेके आना है मार्केट में। तो आर-एन-डी आपका सबसे पहला सोर्स है इंटरनल का। सेकंड है आपका इंट्राप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे एम्प्लॉई होते हैं जो आपको टाइम सजेशंस फीडबैक्स देते रहते हैं, जो आपके लिए एक न्यू प्रोडक्ट बन सकता है या ऑलरेडी करंट प्रोडक्ट का एक अच्छा मॉडिफिकेशन वर्जन हो सकता है। An entrepreneur is a person who takes on the responsibility to innovate new ideas, products, process or any new invention within the organization. आजकल इसी को ध्यान रखते हुए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रही हैं। टाइम टू टाइम वो शॉप फ्लोर से लेके अपर फ्लोर से जितने भी आपके लेयर्स हैं वहाँ से फीडबैक्स और सजेशंस लेते हैं रिलेटेड टू देयर, इसको ये जनरल भी समझ रिलेटेड टू देयर पॉलिसीज, रिलेटेड टू देयर स्ट्रेटजीज, रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट्स, कि क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या-क्या चेंजेस आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो एम्प्लॉइज़ वर्क कर रहे हैं वो भी तो अगर सोसाइटी में जाएँगे तो वो भी तो कंज्यूमर हैं, वो भी तो कस्टमर है ना। तो वो टाइम टू टाइम आपके प्रोडक्ट के साथ-साथ कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स को भी देते हैं, तो उनके दिमाग में जो आइडियाज़ क्लिक होते हैं ना, तो वो प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि उनके जो हायर लेवल की अथॉरिटीज़ है वो सोच सके कि हम और कहाँ वर्क कर सकते हैं और क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है जिसको हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कभी-कभी आपका जो इंटरनली आप जो हॉबी आपकी है उसी को अगर आप अपना बिज़नेस बना लें।
यहाँ मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया जैसे विराट कोहली का कि उसने 21st सेंचुरी का बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसी ने अपने ही जैसे फ़िटनेस सेंटर खोल लिया है, मतलब फ़िटनेस सेंटर्स की जो चेन है उसने डेवलप करी है, उसने बनाई है, उसने एस्टेब्लिश किया है चिसल के नाम से। तो वो उसका है कि उसको अपनी बॉडी को फिट रखना है। आप देख रहे हो कितना फ़िटनेस फ्रीक है, राइट? सेम ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुकिंग का शौक होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप कह सकते हो फीमेल्स हैं जिनको ब्यूटिशियंस का बहुत शौक होता है, तो अपने पार्लर्स का होता है। हम ये नहीं बात करें कि आप बहुत बड़ा बिज़नेस की बात करें। छोटे स्केल पे भी, स्मॉल स्केल्स पे भी आप लोग वर्क कर सकते हैं, अपने हॉबीज़ को अपने वेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक आइडिया ही है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्स में सबसे पहला जो है वो है नीड रिकॉग्निशन ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स के बारे में समझो कि उसे एट प्रेज़ेंट क्या ज़रूरत है। क्या ऐसी ज़रूरत मार्केट में फ़ील हो रही है? अगर हम करंट बात करें तो सबसे पहले जो मार्केट में हमारा ऑटोमोबाइल है वो बहुत चेंज हो रहा है। हम एआई की तरफ जा रहे हैं, हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं, राइट? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली है। अगर आप अगल-बगल अगर अभी भी आप बैठ के सोचो तो आप अगल-बगल का चेंज देखेंगे ना, लास्ट काफ़ी सालों से अगर 19th सेंचुरी के जो जनरेशन्स थे और 20th सेंचुरी की जनरेशन उसमें काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। हम लोग 90 सेंचुरीज़ के जो लोग हुआ करते थे ना, वो लोग स्टोरेज के लिए फ्लॉपी डिस्क कैरी करते थे। बट आजकल गूगल ड्राइव है आपके पास, क्लाउड स्टोरेज है, बहुत आसान अपने मोबाइल में अपना सारा डेटा लेके आप चल सकते हो, आपको कभी भी कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो ईज़िली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? कितना आसान हो गया है ना? सेम आपके कस्टमर को प्रेज़ेंट क्या ज़रूरत है? अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अभी ईवी में बहुत काम हो रहा है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं एक इश्यू भी हमें आगे दिख रहा है। वो इश्यू क्या है? सबसे पहला इश्यू ये है कि उनके चार्जिंग पॉइंट्स का। राइट कंपैरेटिव टू अदर जो हमारे पास अवेलेबल है पेट्रोल या सीएनजी उसके मुकाबले चार्जिंग पॉइंट्स काफ़ी कम है। हमें एक इशू है कि काफ़ी देर तक चार्ज होना पर किलोमीटर जो है उनका काफ़ी कम है। राइट तो वो एक इशू है। अभी मैं एक इशू आपको अभी बता रही हूँ। सेम अगेन आपका है कि अगर आप अप टू डेट अब टेक्नोलॉजी वाइज नहीं रहेंगे तो आप धीरे धीरे पीछे होने लगेंगे। तो आपको अपग्रेड होना है, न्यू वर्जन्स आ रहे हैं आपके मोबाइल्स में भी। अगर आप देखें तो अगर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं रहेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूटते चले जाएंगे। तो ये ज़रूरत है। तो आपको अगल-बगल देखना है कि एट प्रेजेंटली मार्केट में क्या स्टेट ऑफ माइंड है कंज्यूमर्स का, उसको अकॉर्डिंगली क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और क्या प्रोडक्ट से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आपके आते हैं डीलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है सबसे प्रॉक्सिमिटी में रहता है कंज्यूमर के। वो सैटिस्फाई है या अनसैटिस्फाई है आपके प्रोडक्ट से, आपको डीलर्स ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन ग्रैब लेते रहना चाहिए कि हम मान लो आपने अभी हमने बात करी ना कि आप एक प्रोटोटाइप मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसका क्या रिव्यू है, प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, उसका सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या-क्या इश्यूज़ हैं, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से पैरामीटर्स पे हम जज कर सकते हैं। ये सारा फीडबैक आप जो नेटवर्क है आप उससे ले सकते हो, अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो। ट्रेड जर्नल्स है, बिज़नेस मैगज़ीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, जैसे अभी मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया लघु उद्योग समाचार मैगज़ीन आती है, एमएसएमई की। सेम अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएँ तो मैकिन्से की रिपोर्ट्स टाइमली आती हैं आपके, ठीक है? आपके बहुत सारे ऐसे नेटवर्क एरिया हैं, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, जो आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है। क्या-क्या प्रॉब्लम्स मार्केट फेस कर रही है, ताकि उससे भी आप एक आइडिया जनरेट करके उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। अगर आप देखें तो पहले हमारे पास मैनुअल वॉशिंग मशीन्स हुआ करती थी, अब हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक है, अब हमारा फुली ऑटोमेटिक है। अब सेम हमारे पास डिश वॉशर्स हैं, अब अगेन हमारे पास रोटी मेकिंग। ये मैं आपको जनरल डे टू डे लाइफ का बता रही हूँ, कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है सोसाइटी हमारी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, राइट? आजकल अगर ईवी व्हीकल्स वो नॉइज़ फ्री हैं, तो नॉइज़ पोल्यूशन बहुत कम हो रहा है। तो ये आइडियाज़ सोसाइटी से ही आए हैं ना। नेक्स्ट है हमारा
ट्रेड फेयर एग्जीबिशंस हैं, अगर आप देखें तो टाइमली बहुत सारे एग्जीबिशंस लगते रहते हैं। गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए, आप एक क्राफ्टमैन्स को, खादी उद्योग को प्रमोट करने के लिए, इवन आप देखें तो बहुत सारे ऐसे, जैसे दिल्ली प्रगति मैदान में बहुत सारे आप एग्जीबिशंस लगते रहते हैं। वहाँ जाकर, वहाँ लोग नेटवर्क एरिया जब आप ब्रॉड करते हो ना, बढ़ाते हो, तो आपको पता चलता है कि मार्केट की सिचुएशंस कहती हैं, क्या मार्केट की ज़रूरत हो रही है एट प्रेज़ेंट। उससे आपको नए प्रोडक्ट वहाँ पे वो लोग जो हैं वो क्या लॉन्च कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट का क्या आगे फ्यूचर रहेगा, उससे भी नेक्स्ट अगर हम उन प्रोडक्ट में भी बेटर हम अगर मॉडिफाइड वर्ज़न प्रेज़ेंट कर सकते हो, वो भी एक आइडिया है आपके लिए। तो आपके लिए ट्रेड फेयर एग्ज़िबिशंस जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स हो जाता है आइडिया जनरेशन का। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अब अगर हम अभी प्रेज़ेंट की बात करें तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं हमारे पास। स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट बहुत फ़ेवरेबल है, इवन फीमेल स्टार्टअप्स के लिए तो और ज़्यादा, राइट? तो आपको ग्रैब करनी है अपॉर्च्युनिटीज़। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, जब गवर्नमेंट फ़ेवरेबल रहती है ना, जैसे एट प्रेज़ेंट गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल है स्टार्टअप्स के लिए, तो बहुत सारी सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कर रही है, फीमेल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी एंटरप्रेन्योर जो वेंचर है उसमें आ जाते हैं। अपना वेंचर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नया स्टार्टअप करना करना चाहते हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट अनफ़ेवरेबल हो जाए, तो ये सिचुएशन नहीं रहेगी। बहुत लोग डरने लग जाते हैं, नहीं स्टार्ट करते हैं, ऑल्दो कि उनमें वो कैलिबर है, बट वो नहीं करते हैं, राइट? तो यहाँ समझना है कि गवर्नमेंट स्कीम का फ़ेवरेबल होने से भी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ आगे बढ़ती हैं। बहुत सारी, जैसे अगर अभी की बात करें, लघु उद्योग को, या हमारे एक खादी भंडार है, या आपके क्राफ्ट हैं, इनको जो गवर्नमेंट है बहुत सपोर्ट करना चाहती है, अपने इंडियन कल्चर को आगे लेके आना चाहती है, तो बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड करती है, बहुत सारे सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है, टैक्स रिबेट्स देती है, ताकि वो आगे आ सकते हैं। तो लोगों को आइडिया आने लगते हैं कि किस-किस इंडस्ट्रीज़ के लिए कैसी कौन-कौन सी सब्सिडीज़ हैं, टैक्स रिबेट्स हैं, तो उस इंडस्ट्री में जाना वो एक अपॉर्च्युनिटी समझते हैं, वो एक आइडिया है उनके लिए कि उसमें हम काम करें तो अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बिज़नेस आइडिया का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने आज बिज़नेस आइडिया कॉन्सेप्ट को समझा कि आइडिया की फुल फॉर्म क्या होती है, बिज़नेस आइडिया एग्ज़ैक्टली क्या होते हैं, कौन से हमारे इंटरनल सोर्स है, कौन से हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज़ हैं। तो ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम जो है फर्दर हम बिज़नेस आइडिया को आगे एक्सपेंड हम करके और पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग।